दक्षिण एशिया के नक्शे पर खींची वो सरहदें जो कभी खून की स्याही से लिखी गई थीं, आज फिर एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी हैं जहां राजनीति की हर एक चाल पूरे महाद्वीप की तकदीर बदल सकती है। जब सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा जाता है और तख्ता पलट की गूंज हवाओं में जहर घोलने लगती है, तब इतिहास अपने पन्नों को बड़ी बेरहमी से पलटता है। सोचिए, एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री जो रातों रात अपनी ही जमीन पर बेगानी हो जाती है और पड़ोसी मुल्क की पनाह में सांसें गिनती है। क्या उसकी वापसी किसी भयानक सियासी तूफान की आहट है जिसने ढाका के नए हुक्मरानों की नींद पूरी तरह से उड़ा रखी है? अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। बांग्लादेश की गलियों में भड़की वो चिंगारी जिसने पूरे देश को एक भयानक विद्रोह की आग में धकेल दिया था, वो महज एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी और सोची समझी भू राजनीतिक साजिश की पटकथा थी जिसे कई महीनों से लिखा जा रहा था। जब शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत की सरजमी पर कदम रखना पड़ा, तब ढाका में जश्न तो मनाया गया, लेकिन उस जश्न के पीछे छिपा हुआ खौफ अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि भारत में उनका रुकना केवल एक राजनीतिक शरण नहीं है, बल्कि यह उस पूरे इलाके की शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन चुका है। ढाका की अंतरिम सरकार और वहां की कट्टरपंथी ताकतों को रात दिन यही डर सता रहा है कि भारत की छत्रछाया में बैठी हसीना कभी भी पासा पलट सकती हैं, और उस देश का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जो सत्ता बंदूक की नोक पर छीनी जाती है, उसकी वापसी का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक और रक्त रंजित होता है। आखिर ढाका की नई हुकूमत के चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं और उनके बयानों में घबराहट की ये बौखलाहट साफ क्यों दिखाई दे रही है? इसका जवाब समझने के लिए हमें उस कूटनीतिक शतरंज के खेल को देखना होगा जो दिल्ली की चौखट पर खेला जा रहा है, जहां हर एक चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति और स्थिरता की नीति अपनाई है, लेकिन जब पड़ोसी की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों और विदेशी एजेंसियों के इशारे पर होने लगे तो कूटनीति के कायदे बदल जाते हैं। शेख हसीना का भारत में होना ढाका के नए शासकों के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन चुका है जो न तो निगला जा रहा है और न ही उगला जा रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक हसीना सुरक्षित हैं, तब तक बांग्लादेश में उनकी नई सत्ता को कभी भी कानूनी और नैतिक मान्यता नहीं मिल सकती। बांग्लादेश के भीतर आज जो हाहाकार मचा हुआ है, जहां आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और चरमराती कानून व्यवस्था से त्रस्त है, वहां के हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत विरोधी भावना भड़काने का पुराना पैंतरा आजमा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल भाषणबाजी से देश की आवाम को ज्यादा देर तक बहलाया जा सकता है? जब जब ढाका से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग उठती है, तब तब अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की ऐसी पेचीदगियां सामने आ जाती हैं जो नए शासकों के हाथ पांव फुला देती हैं, क्योंकि भारत किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी उथल पुथल वाले देश के हवाले नहीं कर सकता जिसकी जान को वहां प्रत्यक्ष खतरा हो, और यह बात अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ हसीना की वापसी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे की असली वजह उस पूरे उपमहाद्वीप पर मंडराता हुआ एक बड़ा भू राजनीतिक खतरा है, जहां कुछ बाहरी शक्तियां बांग्लादेश को अपना नया मोहरा बनाकर भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं को अस्थिर करना चाहती हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें मजबूत हुई हैं, तब तब भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर अलगाववादी गुटों और आतंकवादी संगठनों को शह मिली है, और यही वजह है कि भारत इस बार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ढाका में बैठे नीति निर्माताओं को इस बात का भली भांति एहसास है कि अगर उन्होंने भारत की रणनीतिक सीमाओं को लांघने की कोशिश की तो इसका अंजाम उनके देश की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ को तोड़ सकता है, जो पहले से ही विदेशी कर्ज और अंदरूनी कलह के बोझ तले दब रही है। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है, और जैसे जैसे बांग्लादेश में चुनाव की मांगें तेज हो रही हैं, वैसे वैसे हसीना की पार्टी का पुराना ढांचा फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, जो ढाका के नए आकाओं के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। क्या शेख हसीना वास्तव में ढाका वापस जाएंगी, और अगर जाएंगी तो वह वापसी किस रूप में होगी? क्या वह एक अदालत के कटघरे में खड़े आरोपी की तरह होगी, या फिर अपने देश की तकदीर बदलने वाली एक रणनीतिकार के रूप में? इस एक सवाल के जवाब में केवल बांग्लादेश का भविष्य नहीं छिपा है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति, सुरक्षा और संप्रभुता का फैसला होना बाकी है, जो आने वाले दिनों में इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल साबित होने जा रही है। कूटनीति के इसी शतरंज पर हर चाल के साथ जब मोहरों की स्थिति बदलती है,
तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उभरता है कि क्या केवल एक राजनेता की मौजूदगी किसी पूरे उपमहाद्वीप के आर्थिक और सैन्य समीकरणों को हिलाकर रख सकती है। जब हम दक्षिण एशिया के वर्तमान राजनीतिक भूगोल पर नजर डालते हैं तो बांग्लादेश केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भारत की पूर्वी सुरक्षा की एक ऐसी महत्वपूर्ण आधारशिला प्रतीत होता है जहां कोई भी अप्रत्याशित फेरबदल पूरी सीमा रेखा को तनाव की स्थिति में ला खड़ा करता है। ढाका में हुए तख्तापलट के बाद जो नई राजनीतिक व्यवस्था बनी उसने यह दावा तो किया कि वह लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बहाली के लिए काम कर रही है, परंतु जमीनी हकीकत यह बयां करती है कि प्रशासनिक शून्यता का लाभ उठाकर कई ऐसे तत्व सतह पर आ गए हैं जो दशकों से भारत विरोधी गतिविधियों की फिराक में थे। इस पूरी स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू वह रणनीतिक रिक्तता है जो हसीना सरकार के पतन के बाद अचानक पैदा हो गई और जिसे भरने के लिए बाहरी ताकतों ने तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी किसी देश में आंतरिक अस्थिरता का दौर आता है तो पड़ोसी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी शक्तियां अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल अपने अखाड़े के रूप में करने लगती है। ढाका के वर्तमान प्रशासक भले ही यह दिखाने का प्रयास करें कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अंदरूनी हलचल और कूटनीतिक गलियारों से आ रही खबरें इशारा करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और गिरती अर्थव्यवस्था के बीच उनके पास ठोस विकल्पों की भारी कमी है। जब हम भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नई दिल्ली के लिए यह स्थिति केवल एक पड़ोसी देश में सरकार बदलने का मामला नहीं है बल्कि यह उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की अखंडता से गहराई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला पतला सा गलियारा जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नेक कहा जाता है रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और बांग्लादेश में किसी भी प्रकार का भारत विरोधी माहौल इस गलियारे के आसपास सुरक्षा चिंताओं को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र और विदेश नीति के विशेषज्ञ ढाका की हर एक राजनीतिक सांस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। ढाका की अंतरिम हुकूमत द्वारा बार बार दिए जा रहे विवादास्पद बयान और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाई जा रही मांगें दरअसल उनकी आंतरिक घबराहट और प्रशासनिक नाकामी को छिपाने का एक ढाल मात्र है। जब किसी सरकार के पास देश की जनता को देने के लिए आर्थिक समृद्धि, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं नहीं होती तो वह अक्सर बाहरी खतरों का काल्पनिक भय दिखाकर या पड़ोसी देश पर दोषारोपण करके जनभावनाओं को भड़काने का प्रयास करती है। यही खेल इस समय ढाका में खेला जा रहा है, जहां सत्ता में बैठे लोग ये भली भांति जानते हैं कि अगर देश की जनता ने उनसे दैनिक समस्याओं पर सवाल पूछने शुरू कर दिए तो उनके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होगा। दूसरी ओर शेख हसीना की उपस्थिति भारत के लिए केवल एक राजनीतिक शरणार्थी को पनाह देने का विषय नहीं है बल्कि यह भारत की उस अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है जो उसने उन सहयोगियों के प्रति हमेशा दिखाई है जिन्होंने संकट के समय में भारत के रणनीतिक हितों का सम्मान किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में साख और विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है और यदि भारत इस मोड़ पर अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगी का साथ छोड़ देता तो इससे पूरे क्षेत्र में यह संदेश जाता कि भारत संकट के समय अपने मित्रों के साथ खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए कूटनीतिक दबावों और बयानबाजियों के बावजूद भारत ने अपने रुख में एक रणनीतिक धैर्य बनाए रखा है जो आने वाले समय में बेहद निर्णायक सिद्ध होने वाला है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कपड़ा उद्योग और निर्यात क्षेत्र पर इस उथल पुथल का गहरा असर पड़ा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अब अन्य सुरक्षित विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। जब आर्थिक संकट गहराता है तो उसका सीधा प्रभाव आम नागरिकों के रसोई बजट और जीवन स्तर पर पड़ता है जिससे जनता का आक्रोश धीरे धीरे सत्तासीन समूहों की ओर मुड़ने लगता है। ढाका के नए शासकों को इस बात का एहसास हो रहा है कि वे जितने दिन भी चुनाव टालेंगे या प्रशासनिक सुधारों के नाम पर समय बिताएंगे, जनता का धैर्य उतनी ही तेजी से जवाब देगा और ऐसी स्थिति में हसीना की पार्टी का संगठनात्मक ढांचा एक बार फिर जन आंदोलन का रूप ले सकता है। चीन और पश्चिमी देशों की इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका भी अत्यंत रहस्यमयी और बहुआयामी बनी हुई है, जहां हर खिलाड़ी अपने हित साधने की होड़ में लगा हुआ है। चीन जहां ढाका में अपने आर्थिक निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जरिए अपनी पैठ और गहरी करना चाहता है, वहीं पश्चिमी शक्तियां मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की आड़ में इस रणनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की फिराक में है। इस बहुपक्षीय कूटनीतिक खेल में भारत की स्थिति सबसे अनोखी और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत के लिए यह केवल व्यापार या निवेश का मामला नहीं, बल्कि उसकी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सवाल है।
इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये बना हुआ है कि क्या ढाका की वर्तमान सत्ता आने वाले समय में एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की हिम्मत जुटा पाएगी या फिर अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए राजनीतिक दमन का सहारा लेगी। यदि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही अर्थों में बहाल होती है तो जनमत का रुख किस ओर होगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जनता जब उग्र बदलाव के दौर से गुजरती है तो शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ने के बाद वह पुनः स्थिरता और विकास के पुराने दिनों की ओर लौटने की आकांक्षा करने लगती है। आने वाले महीने न केवल बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति का रुख तय करेंगे, बल्कि यह भी निश्चित करेंगे कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना किस दिशा में आगे बढ़ेगी। कूटनीति के पन्नों पर लिखी जा रही यह पटकथा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके सबसे रोमांचक और निर्णायक अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं, जहां एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को एक नए अनिश्चितता के दौर में धकेल सकता है। आने वाले महीने न केवल बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति का रुख तय करेंगे, बल्कि यह भी निश्चित करेंगे कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना किस दिशा में आगे बढ़ेगी। कूटनीति के पन्नों पर लिखी जा रही यह पटकथा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके सबसे रोमांचक और निर्णायक अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं, जहां एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को एक नए अनिश्चितता के दौर में धकेल सकता है। और यही वजह है कि पूरे महाद्वीप की निगाहें ढाका और नई दिल्ली के बीच बिछी इस अदृश्य बिसात पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक बिसात पर बिछे इन मोहरों का खेल केवल सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर उन लाखों आम परिवारों पर पड़ रहा है जिनकी दैनिक रोजी रोटी इस कूटनीतिक तनाव की भेंट चढ़ चुकी है। जब दो देशों के सीमावर्ती इलाकों में व्यापार की गाड़ियां रुक जाती हैं और वीजा प्रक्रियाओं पर अनिश्चितता के बादल छा जाते हैं तो केवल व्यापारिक आंकड़े ही नहीं गिरते, बल्कि आम इंसान के विश्वास की नींव भी हिल जाती है। बांग्लादेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों का जीना दूभर कर दिया है, जिससे जनता के मन में यह सवाल गहराने लगा है कि क्या मौजूदा व्यवस्था उनके जीवन में कोई वास्तविक सुधार लाने में सक्षम है या फिर वे केवल एक राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा बनकर रह गए हैं। इस अनिश्चितता का सबसे बड़ा असर ढाका के उस युवा वर्ग पर दिख रहा है जिसने बदलाव की उम्मीद में सड़कों पर उतरकर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की थी। क्रांति के शुरुआती दिनों का उत्साह अब धीरे धीरे प्रशासनिक विफलताओं और आर्थिक अनिश्चितता के बीच ढलता नजर आ रहा है। जब युवाओं को यह दिखने लगता है कि रोजगार के अवसर पैदा होने के बजाय पुरानी कंपनियां देश छोड़कर जा रही हैं और विदेशी निवेश का प्रवाह थम चुका है, तो उनका असंतोष एक बार फिर ज्वाला का रूप धारण कर सकता है। यही वह नाजुक बिंदु है जहां किसी भी देश का भविष्य एक नया मोड़ लेता है, क्योंकि जो युवा शक्ति सत्ता को उखाड़ फेंकने का मादा रखती है, वही युवा शक्ति व्यवस्था न सुधरने पर वर्तमान प्रशासकों के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। इस प्रशासनिक संकट के बीच ढाका के सुरक्षा तंत्र में भी एक बड़ा आंतरिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां वफादारियों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सेना और पुलिस बल के भीतर विभिन्न गुटों के बीच खींचातान ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कमजोर कर दिया है। जब किसी देश का सुरक्षा ढांचा ही अंदर से विभाजित और असमंजस में हो, तो सीमा पार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों और अलगाववादी समूहों को सिर उठाने का सुनहरा मौका मिल जाता है। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी एक बड़ा सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करती है, क्योंकि सीमा पार की अस्थिरता का फायदा उठाकर अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में तेजी आ सकती है। इसी बीच भारत की कूटनीतिक रणनीति ने अत्यंत धैर्य और गंभीरता का परिचय दिया है, जहां किसी भी उतावलेपन के बिना पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली यह भली भांति जानती है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल अक्सर स्थानीय नेताओं द्वारा अपनी कमियों को छिपाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता है। इसलिए भारत ने सीधे टकराव के बजाय अपने बुनियादी ढांचे, आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्रीय प्रभाव को एक ऐसे शक्ति संतुलन के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है जिसे ढाका का कोई भी प्रशासन लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकता। बांग्लादेश की ऊर्जा आवश्यकताएं और खाद्य आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा भारत के साथ होने वाले द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर करता है। यदि यह कूटनीतिक गतिरोध और गहराता है तो ढाका के सामने वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों की तलाश एक बेहद महंगी और जटिल चुनौती बन जाएगी। चीन या अन्य दूरस्थ देशों से वस्तुएं और ईंधन मंगाना बांग्लादेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए एक असहनीय वित्तीय बोझ साबित होगा। इस आर्थिक हकीकत से ढाका के नीति निर्माता पूरी तरह वाकिफ हैं और यही कारण है कि कड़े बयानों के बावजूद बंद कमरों में भारत के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक शक्तियों का रुख भी बिन द बिन
बदलता दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जिस बदलाव को एक लोकतांत्रिक सुधार के रूप में पेश किया जा रहा था, अब उसकी आड़ में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और धार्मिक कटपत्थरों के बढ़ते प्रभाव से दुनिया के बड़े देशों ने सोचने का मजबूर कर दिया है। जब किसी देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता है और कानून का शासन ध्वस्त होने लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन तेजी से घटने लगता है। ढाका की वर्तमान सत्ता को अब यह समझ लेना ही आगे लगा है कि केवल पश्चिमी देशों के समर्थन के भरोसे देश का शासन नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि ज़मीनी पर कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों की बहाली ना हो जाए। शेख हसीना का भारत में लंबा प्रस्ताव केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह उनकी पार्टी आवामी लीग की पुनर्गठन और भावी राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। बांग्लादेश के इतिहास में आवामी लीग का कैडर बेस में बेहद गहरा और व्यापक रहा है, जिसे रातों रात समाप्त करना असंभव है। भले ही पार्टी के बड़े नेता फिलहाल भूमिगत हों या देश के बाहर हों, लेकिन जमीन स्तर पर उनका तंत्र धीरे धीरे फिर से सक्रिय होने की राह देख रहा है। यदि ढाका में चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, तो इस बात की पूरी संभावना कि राजनीति परिदृश्य में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए, जो नए शासकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होता है। इस पूरे घटनाक्रम में बांग्ला की खाड़ी की राजनीतिक महत्व भी एक नया आयाम लेकर आया है। बंगाल की खाड़ी केवल मछली पकड़ने या समुद्री व्यापार का जरिया नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन, भारत और अमेरिका के बीच चल रहे वैश्विक प्रभुत्व के खेल का एक मुख्य केंद्र है। बांग्लादेश का मोंगाला और चटगांव बंदरगाह हमेशा से वैश्विक शक्तियों के अंतर्कष्ट का केंद्र बन कर रहा है। यदि ढाका की नई शुरुआत हुकूमत चीन के इन बंदरगाहों पर कोई विशेष रणनीति या सैन्य पहुंच में गलती कर सकता है, तो इससे पूरे क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा संकट पैदा हो सकता है, जिसका सीधा जवाब देने के लिए भारत और उसके लिए मित्र राष्ट्र मजबूर हो जाएंगे। दक्षिण एशिया की इस भू राजनीतिक चक्रव्यूह में हर बीतता दिन एक नई अनिश्चितता और नया समीकरण लेकर आ रहा है। यह टकराव केवल दो पड़ोसी देशों या दो राजनीतिक विचारधाराओं के बीच का नहीं है, बल्कि यह इस बात का फैसला करने वाला है कि क्या यह क्षेत्र शांति, विकास और क्षेत्रीय सहयोग